Ji Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Ahmed Hassan and I will be providing a brief overview of the Kawasaki disease. The notes of Kawasaki disease have already been shared on our Facebook page and this review will help you memorize those notes. The Kawasaki disease is also known as mucocutaneous lymph node syndrome, या फिर infantile polyarteritis nodosa. बेसिकली एक ये वेस्कुलाइटिस होता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कोरोनरी आर्टरीज की, ठीक है, और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी इसमें कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म की वजह से एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती है. इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं याद रखने वाली एपिडेमियोलॉजी के लिहाज से. वो क्या है कि ये ज़्यादातर होती है इन एशियंस, मोर इन बॉयज़ एज कंपेयर टू गर्ल्स, और ज़्यादा होती है इन लेस देन 5 year old. ये तीन चीज़ें टिपिंग पॉइंट होती हैं इन अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ कावासाकी डिजीज. अब अगर इसकी इटियोलॉजी की तरफ चलते हैं तो इटियोलॉजी इज अननोन. कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शायद इन्फेक्शियस ओरिजिन है. अब इन्फेक्शियस ओरिजिन जो है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होती है. कभी कभी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इस तरीके की होती हैं जिससे लग रहा है कि कोई इसके पीछे वायरल इटियोलॉजी है. साथ ही साथ ये लेस देन 3 months ओल्ड में रेयर है, यानी कि मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं बच्चे में व्हेन द चाइल्ड इज लेस देन 6 months ओल्ड, ठीक है, तो उस वक्त उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, तो उस दौरान शायद कम होती है ये, इसलिए कहते हैं कि शायद इन्फेक्शियस कॉज है. और ये रेयर होती है एडल्ट्स में, तो इससे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रायर एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एडल्ट्स में, इसलिए कह रहे हैं कि शायद इन्फेक्शियस है. तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी अननोन इटियोलॉजी है, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या इटियोलॉजी है. कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इसकी इन्फेक्शियस इटियोलॉजी है. उसके पीछे जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसने जो 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं वो यही है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, क्योंकि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स इस तरीके की हैं, क्योंकि एडल्ट्स में रेयर है और लेस देन 3 months ओल्ड में भी रेयर है, इसलिए लगता है कि शायद ये इन्फेक्शियस कॉज होगा. कुछ कहते हैं कि ये जेनेटिक एस्पेक्ट है, इसका, इस डिजीज़ का जेनेटिक एस्पेक्ट है, जिसमें कुछ जीन्स हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर रखनी है याद तो ITPKC, CASP3, BLK और FCGR2A. ये कुछ जीन्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि जेनेटिक एस्पेक्ट जो है इसका शो कर रहा है कि शायद ये जेनेटिक डिजीज़ है. अब होता इसमें क्या है, बेसिकली वेस्कुलाइटिस होता है मीडियम साइज्ड आर्टरीज का. अब वेस्कुलाइटिस जब होता है मीडियम साइज्ड आर्टरीज का, उसकी वजह से कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती हैं. इसमें बेसिकली ना इसका एक बहुत ही इजी निमोनिक है याद करने के लिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स. ये निमोनिक है आपके पास, बर्न एंड क्रैश. बर्न से आपने याद रखना है कि फीवर होगा, ठीक है, रिमिटिंग हाई स्पाइकिंग फीवर दैट इज अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, रिमिटिंग हाई स्पाइकिंग फीवर दैट इज अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीपायरेटिक्स. अब इसकी बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है. ये जो क्रैश मैंने लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ये प्रिंसिपल साइंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसी की बेस पे आप डायग्नोसिस बनाते हो.
CRASH। सी से आ जाता है आपके पास कंजक्टिवाइटिस। आर से आ जाती है रैश। ए से आ जाती है एडिनोपैथी, ये लिम्फ एडिनोपैथी है, ठीक है। एस से आ जाता है आपके पास स्ट्रॉबेरी टंग। इससे आप याद रखोगे फेरिंग्स और ओरल म्यूकोजा की उसका जो है बेसिकली एरिदीमा। और एच से आ जाता है आपके पास हैंड्स एंड फीट। अब इसकी डिटेल्स मैं आपको बोल के ही बताऊंगा, ऐसे ही आपने याद रखनी है। कंजक्टिवाइटिस से आपने याद रखना है कि बेसिकली बायलैटरल नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टाइवल इंजेक्शन होती है विद लिम्बल स्पेयरिंग, ठीक है। बायलैटरल नॉन एक्सुडेटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। बायलैटरल एंड एक्सुडेटिव होती है। जो रैश है, ठीक है, वो बेसिकली किसी भी टाइप की हो सकती है। रैश बेसिकली मोबिलिफॉर्म भी हो सकती है, रैश आपके पास टारगेटॉइड भी हो सकती है, मैक्यूलोपैपुलर भी हो सकती है, स्केलिनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वेसिकुलर कभी भी नहीं होगी, ठीक है, नेवर वेसिकुलर। उसके अलावा जो मैंने आपको टाइप्स एक दो बताई हैं वो याद रखनी है तो आप रख सकते हैं। मैक्यूलोपैपुलर, मोबिलिफॉर्म, टारगेटॉइड, ठीक है, ये इजी है याद रखनी। फिर एडिनोपैथी होती है। एडिनोपैथी कैसे याद रखें? लिम्फ एडिनोपैथी है बेसिकली ये। इसको ऐसे याद रखना है आपने कि यूनिलैटरल होती है ये एक चीज, और एक नोड्यूल जो है इट इज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रॉबेरी टंग से आपने याद रखना है कि फेरिंग्स और ओरल म्यूकोजा का एरिदीमा हो जाता है। उसकी वजह से जब टंग का भी एरिदीमा होता है ना, तो टंग के जो होते हैं ना आपके पेपिला, वो प्रोमिनेंट होते हैं। जब टंग के पेपिला प्रोमिनेंट होते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड पिक्चर इन नेल्सन जिसमें स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई हुई है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। कि पेपिला जो है वो पिट्स नजर लग रही होती हैं आपको, जैसे आप स्ट्रॉबेरी पे देख रहे होते हो, तो इसलिए स्ट्रॉबेरी टंग कह रहे होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स और ओरल म्यूकोजा के एरिदीमा की वजह से साथ एक एरिदीमा भी क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। फिर हैंड्स और फीट, हैंड्स और फीट का एडिमा हो जाता है, साथ पाम्स एंड सोल्स का एरिदीमा हो जाता है। सो दिस इज द होल क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं कि इस क्राइटेरिया में कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर एक बच्चे को फीवर है फॉर 4 डेज और साथ ये 5 में से एटलीस्ट 4 चीजें हैं, देन इट इज एन एस्टेब्लिश्ड डायग्नोसिस। मैं लिख देता हूं इसको। कावासाकी डिजीज में फीवर प्लस एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 थिंग्स दैट आई हैव रिटन अर्लियर, ठीक है। अगर फीवर है फॉर 4 डेज, लेकिन जो 5 क्लिनिकल साइंस मैंने आपको बताए हैं उसमें से लेस देन 4 जो है ना वो आपके पास है क्लिनिकल साइंस, मतलब 3 2 या 1 है, साथ फीवर है, तो इट इज एन एटिपिकल कावासाकी डिजीज, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कावासाकी डिजीज के अंदर मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई हैं जो टिपिकल फीचर्स में आती हैं, ये वाली। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है आपके पास सीवीएस में। सीवीएस जो है आपका इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली मायोकार्डाइटिस होता है, पेरिकार्डाइटिस होता है,
वेल्वुलर रीगर्जिटेशन हो सकती है, शॉक हो सकता है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म रप्चर हो सकता है और अल्टीमेटली हीमोपेरिकार्डियम हो सकता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म के बाद साथ ही साथ आपके एमआई के फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। पीडियाट्रिक एमआई जो है उसमें कावासाकी डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एओर्टिक रूट की एनलार्जमेंट हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एमआई और कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए इफ अ चाइल्ड कम्स टू यू, ठीक है, दैट इज लेस देन 6 months ओल्ड विद फीवर फॉर मोर देन 7 days, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रही कि क्यों है उसको फीवर, तो फिर आप एकोकार्डियोग्राफी करवाते हो ताकि उसकी कोरोनरी आर्टरीज देख लो। हो सकता है कि उसको कावासाकी डिजीज हो। बाकी फाइंडिंग्स मैं बोल देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिखी हुई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेरीब्रोंकियल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स हो सकते हैं, पल्मोनरी नोड्यूल्स बन सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल में आर्थराइटिस, आर्थ्रैल्जियास हो सकते हैं, जीआईडी में वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पेनक्रेटाइटिस, सीएनएस में इरिटेबिलिटी, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, फेशियल नर्व पाल्सी, सेंसिटिव हियरिंग लॉस, जेनिटोयूरिनरी सिस्टम में यूरिथ्राइटिस, हाइड्रोसील, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, चीज़ें जो फाइंडिंग है जिसमें आपके पास डीस्क्विमेटिंग रैश आ जाती है इन ग्रोइन, साथ ही साथ रिट्रोफेरेंजियल फ्लैगमन आ सकता है, एंटीरियर यूवियाइटिस आ सकता है और एरिदीमा एट बीसीजी साइट, जहां पे बीसीजी की वैक्सीन लगती है वहां पे एरिदीमा हो सकता है। यहां पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा सीवीएस में, जो मैंने आपको कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म के बारे में बताया है कि हीमोपेरिकार्डियम तो मैंने बता दिया था। एक और चीज़ है कि एक जी स्कोर होता है, ठीक है, उसकी डिटेल में मेरा निकाल के जाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ जी स्कोर। जी स्कोर बेसिकली एक स्कोर है जो बेसिकली बता रहा होता है कि नॉर्मल मेजरमेंट से कितनी दूर गई हुई है एक चीज़, ठीक है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म के केस में अगर जी स्कोर मोर देन 10 है तो इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, या मोर देन उसका नॉर्मल साइज कोरोनरी आर्टरी का मोर देन इक्वल टू 8 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म एस्टेब्लिश्ड है। एक चीज़ ये याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये कावासाकी डिजीज़ की होगी सारी की सारी आपकी फाइंडिंग्स। पहले मैंने आपको बताया है कि ल्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है, इन्फेंटाइल पोलीआर्थराइटिस सिंड्रोम है, एशियन में होता है, बॉयज़ में ज़्यादा है, लेस देन 5 ईयर ओल्ड में ज़्यादा है। फिर इसकी कॉजेज अननोन है ज़्यादा, कुछ लोग इन्फेक्शियस कहते हैं, कुछ लोग जेनेटिक कहते हैं, ठीक है। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बर्न एंड क्रैश के नमूने से याद रखना है। अगर फीवर है 7 4 आउट ऑफ 5 वो फाइंडिंग्स हैं क्रैश में से, तो फिर आप एस्टेब्लिश कावासाकी डिजीज़ कह देते हो। अगर लेस देन 4 आ जाती हैं तो फिर आप एटिपिकल कह देते हो। इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीवीएस की फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म और एमआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी स्कोर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, साथ आपको डिफरेंट फाइंडिंग्स भी बताई हैं जो और भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ कावासाकी डिजीज़। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कावासाकी डिजीज़ होती है उसकी 3 फेजेस होती है। पहला है एक्यूट फेब्राइल फेज, दूसरा है आपके पास सब एक्यूट फेज और तीसरा है आपके पास कॉन्वेलेसेंट। जो एक्यूट फेज है उसमें आपके पास फीवर और एक्यूट साइंस आते हैं एंड इट कैरीज फॉरवर्ड फॉर 1 to 2 वीक्स। जो सब एक्यूट फेज है इसमें आपकी वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये 3 वीक्स के लिए होता है। लेकिन जो कन्वेलेसेंट फेज है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द फेज व्हेन ऑल क्लिनिकल साइंस डिसअपीयर, ठीक है, और कंटिन्यू करता है टिल ईएसआर इज नॉर्मल। यानी कि जब सारे साइंस डिसअपीयर हो जाते हैं
ठीक है, और ESR जब नॉर्मलाइज होता है, जब तक ESR नॉर्मल नहीं होगा कन्वेलेसेंट फेज में ही होगा, ठीक है बच्चा। ये होता है 6 to 8 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट। अब चलते हैं जी लैब्स पे, ठीक है। डायग्नोसिस तो मैंने आपको बता दी है। अगर लैब्स की बात करते हैं तो लैब्स में आपने क्या चीजें याद रखनी है, एक तो TLC काउंट रेज्ड होगी, ठीक है, जिसमें पहले न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे, ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया आ जाएगा, यानी कि आपकी TLC काउंट ज्यादा हो गई, ठीक है, एनीमिया सेट इन हो गया। और इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रहा हूं, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होती है इनिशियली, लेकिन बढ़ जाती है इन सेकेंड एंड थर्ड वीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाती है, लेकिन प्लेटलेट और TLC काउंट बढ़ गई है लेकिन साथ अनीमिया है साथ, क्योंकि इट इज अ वेस्कुलाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन, तो CRP और ESR बढ़ जाएगा सिंस दे आर एक्यूट मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। साथ इंक्रीज हो जाएंगे हेपेटिक ट्रांसएमिनेसेस, ठीक है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, और CSF प्लियोसाइटोसिस। ये बेसिक जो है ना लैब्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। TLC बढ़ गई है, प्लेटलेट काउंट बढ़ गई है सेकंड से थर्ड वीक में, CRP ESR बढ़ गया, ALT हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो गया है, CSF प्लियोसाइटोसिस हो गई है, और साथ ही साथ नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो गया। अब वही वाली बात मैंने आपको बताया कि 2D एको आपने करवानी है ताकि आप कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म को देख सको कि वो हुआ है और उसको मॉनिटर कर सको, ठीक है। और 2D एको जो है इट इज रिकमेंडेड आफ्टर 1 year विथ लिपिड प्रोफाइल, जब वो ठीक भी हो जाता है, और उसके बाद कार्डियोलॉजी फॉलोअप करना है एवरी 5 years। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है। 2D एको इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि आप कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म को मॉनिटर कर सको, ठीक है। ये बेसिकली पहले डायग्नोसिस पे करते हैं, ऑब्वियसली डायग्नोस करोगे आप, फिर आप 1 to 2 वीक्स आफ्टर डायग्नोसिस करते हो। अगर ये नॉर्मल है तो फिर आप 6 to 8 वीक्स आफ्टर ऑनसेट करते हो, ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। और उसके बाद आप 1 year के बाद करते हो विद लिपिड प्रोफाइल, और फिर अल्टीमेटली 5 yearly कार्डियोलॉजी फॉलोअप होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का बहुत ही मशहूर एल्गोरिथम है, ठीक है, जो कि मैंने शेयर भी किया हुआ है, आप उधर से भी देख सकते हैं कि एक बच्चा अगर आपके पास आया है जिसको फीवर है फॉर मोर देन 5 days, ठीक है, 7 2 to 3 क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं, या फिर उसे फीवर है फॉर मोर देन 7 days जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर आप उसका CRP और ESR देखोगे। अगर CRP और ESR जो है वो CRP लेस देन 3 है और ESR लेस देन 40 है, मतलब कंपैरेटिवली कम है, तो फिर आप लैब्स करवाई जाओगे, रीइवैल्यूएशन करोगे अगर फीवर परसिस्ट करता है, और एको करोगे अगर उसकी पीलिंग डेवलप हो जाती है स्किन के ऊपर। अगर CRP ESR रेज्ड है, ठीक है, तो फिर आप लैब्स फिर देखोगे। अगर लैब्स में अनीमिया है, प्लेटलेट काउंट मोर देन 450 है, ये मैं लिख देता हूं, चले, अनीमिया है, प्लेटलेट काउंट मोर देन 450 है, एल्ब्यूमिन लेस देन 3 है, ALT रेज्ड है, TLC मोर देन 15 के है, यूरिन के अंदर मोर देन 10 WBCs आ रहे हैं। इनमें से अगर कोई 3 फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो यू विल
स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। अगर फाइंडिंग्स इनमें से 3 नहीं है लेकिन CRP ESR रेज्ड है, तो फिर आप दोबारा से यही वाली अप्रोच करोगे जो CRP और ESR कम होने पे भी थी। वो अप्रोच क्या थी कि आपने क्लिनिकल और लैब्स की रीइवैल्यूएशन करनी है बार बार, ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, और एको करनी है अगर पीलिंग डेवलप हो जाती है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक एल्गोरिथम है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आता है जी इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एक्यूट फेज है। एक्यूट फेज में आप डोजेस में मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा ये चीज, IVIG दोगे और एस्पिरिन दोगे एक्यूट फेज में, डिटेल से बताता हूं अभी। फिर आ जाता है आपके पास कन्वेलेसेंट फेज। इसमें आप सिर्फ एस्पिरिन दोगे। फिर आ जाता है आपके पास लॉन्ग टर्म डिजीज जो चल रही होती है विद कोरोनरी इश्यूज, मतलब कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म वगैरह, उसमें आप एस्पिरिन दोगे, मैं डिटेल्स बताता हूँ इसकी अभी। साथ आप क्लोपिडोग्रल दोगे। कुछ लोग यहाँ पे लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और वारफरिन भी ऐड करवा देते हैं। और अगर एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गई है तो फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दोगे। अब एक्यूट फेज में आप IVIG दोगे फॉर 10 to 12 आवर्स। ये मैं अब ये वाली चीजें याद रखने वाली है, 10 to 12 आवर्स। एस्पिरिन आप दोगे इन लो डोज, एक्यूट फेज में लो डोज दोगे एस्पिरिन, जो कि 30 to 50 mg पर kg पर डे है, ठीक है, फॉर 48 आवर्स टिल द पर्सन इज एफेब्राइल। मतलब कि बेसिकली अगर पर्सन एफेब्राइल रहता है 48 आवर्स तक, तब तक आप लो डोज एस्पिरिन देते रहोगे, ठीक है। फिर कन्वेलेसेंट फेज है, इसमें आप एस्पिरिन दोगे फॉर 6 to 8 वीक्स। लॉन्ग टर्म विद कोरोनरी इश्यूज में आप वंस डेली एस्पिरिन दोगे, साथ क्लोपिडोग्रल दोगे और लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और वारफरिन दोगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका IVIG का पहला कोर्स कंप्लीट हो गया है, 10 से 12 घंटे आपने दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी 36 घंटे के बाद परसिस्टेंट फीवर है, तो फिर इसका मतलब है कि द पर्सन हैज डेवलप्ड IVIG रेजिस्टेंट कावासाकी डिजीज। इस केस में आप दोबारा से IVIG की डोज रिपीट करोगे, ठीक है, साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, साथ आप इनफ्लिक्सिमैब दोगे। ICI ट्रीटमेंट है फॉर IVIG रेजिस्टेंट के लिए, IVIG, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इनफ्लिक्सिमैब, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे कावासाकी डिजीज की। बाकी कुछ जो बारीक चीजें हैं, DDs वगैरह हैं, दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द नोट्स, ठीक है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली दोबारा से मैं इसको एक स्पीड से ओवरव्यू दे देता हूँ। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, इन्फेंटाइल पोलीआर्टराइटिस नोडोसा, एशियन बॉयज और लेस देन 5 ईयर ओल्ड में ज्यादा है। बर्न एंड क्रैश इज द निमोनिक। कावासाकी डिजीज कब होती है, एटिपिकल कब होती है, CVS के फीचर्स क्या हैं, बाकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इसके 3 फेजेस होते हैं। लैब्स में क्या फर्क आता है, 2D एको आप कब करवाते हो, ठीक है, और कब कब करवाते हो, फॉलो अप कब करते हो, फिर ये जो एल्गोरिथम है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का, और ये जो ट्रीटमेंट है। दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू नो about Kawasaki disease.